ये बजट आने वाला है। बजट में अवाम के साथ क्या होने वाला है? क्या खदशात हैं? क्या हो सकता है? मुश्किलात तो बढ़ेंगी पाकिस्तान में। हुकूमत जब तक के कोई फंडामेंटल इस्लाहात नहीं करे, हुकूमत को छोटा ना करे, उसको समेटे ना, उसके अखराजात को कम नहीं करे, जो कि बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत कम करने को तैयार नहीं है। तो अखराजात आप कम नहीं करेंगे तो आपको कहीं न कहीं से टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। जो मेरा मुकदमा इस हुकूमत के खिलाफ है वो ये कि यार आप 4 साल से बैठे हैं, लेकिन आपने कोई भी इस्लाहात नहीं समझी जो ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। कुछ लोगों ने इस खुशगुमानी का इज़हार किया कि दुबई में जो अब इन्वेस्टर है, जो अपना पैसा वहाँ पार्क करता था, अब उसका सिक्योरिटी रीज़न की वजह से एतमाद मुतज़लज़ल हो गया है। ये समझना कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान पैसा वापस ले आएँगे, वो नहीं होगा सर। वो मालदीव्स चले जाएगा, वो श्रीलंका, सिंगापुर चले जाएगा, वो कहीं चले जाएगा। मैं चिल्लाता रहा कि यार खुदारा इसके ऊपर 1 हफ्ते के लिए टैक्स बढ़ा दो, अगर आपको लग रहा है कि शॉर्टेज है, पेट्रोलियम कंपनीज़ को प्रॉफिट ना दो, वो तो वादा कर चुके हैं कि पहली से 15 तक की प्राइस वही रहेगी, वो तो आप उस पे पुराने रेट पे खरीद चुके हैं। वो तो जनवरी-फरवरी का माल खरीदे हैं। लेकिन आपने मौका देख के पेट्रोलियम कंपनी को प्रॉफिट दे दिया। पूरे मार्च के महीने में आपने डीजल की रिफाइनरीज को 100 अरब रुपए का गिफ्ट दे दिया। कोई रिलीफ नहीं मिलेगी आपको, ना फ़ोन पे मिलेगी, ना प्लॉटों में मिलेगी, ना नौकरी पेशा लोगों को मिलेगी, कहीं पर भी रिलीफ जिस जिस हुकूमत खुद कह रही है कि हम 230 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएँगे, वो रिलीफ कहाँ से देगा? 430 अरब रुपए सॉरी, कि जब 30% पाकिस्तानी गुर्बत के नीचे हैं ना, तो वो पाकिस्तानी हैं कि जो 8,500 रुपया फ़ी कस भी उनकी माना आमदनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू हम लेकर आए हैं आपके लिए और आपको बताया कि बजट आने वाला है और बजट लोगों में खौफ का सबब बन रहा है। पहली महंगाई इतनी हो गई है, ऊपर से बजट आने वाला है, तो किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जो बड़ी सेंस सी गुफ्तगू करे, जो हमें मुल्की हालात भी समझाए, बैनुल अक़वामी अवामिल की तरफ भी बताए और साथ-साथ बताए कि कहीं अगर हुकूमत से कोताही हुई है या हुकूमत कहीं बेहतरी कर सकती है, अवाम की फलाह कर सकती है, उसकी तरफ भी निशानदेही करे। बहुत सोच समझ कर एक ही शख्स ज़हन में आया और मिफ्ताह इस्माइल साहब से हमने दरख्वास्त की, मुल्तमिस हुए, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, आप सबको इनको जानते हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक है। मिफ्ताह भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया अमर भाई आपके इज़्ज़त देने का। अच्छा, भाई मुझे ये बताइए, बजट आने वाला है, बजट में अवाम के साथ क्या होने वाला है? क्या खदशात हैं? क्या हो सकता है? क्या हो चुका है? थोड़ा-सा इस हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिए। असल देखें कुछ तो हुकूमत के हाथ बंधे हुए होते हैं, एक आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए, एक गरीब मुल्क होते हुए और फिर एक मकरूज़ मुल्क होते हुए जिसके अंदर अखराजात हुकूमत के ज़्यादा हों और महसूलात कम हों। तो हुकूमत की कोशिश होगी कि ये कहीं न कहीं से टैक्स बढ़ाए। अब वो नए टैक्स लगाएगी जो कि उसने वादा किया है कि 230 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएगी। आप कुछ इंतज़ामी उसकी जिद्दोजहद से या कोशिश से द 230 अरब रुपए के और टैक्स ले जाएगी। कुछ उन्होंने सूबों के ऊपर डाला है कि 400 अरब रुपए सूबों के ऊपर से जाएँगे। तो जब 700-800 अरब रुपए आप ये 200-300 अरब रुपए लेवी में आप लेंगे तो आप तकरीबन 1% पाकिस्तानियों की इनकम में से मज़ीद पैसा लेकर हुकूमत को दे देंगे। तो मुश्किलात तो बढ़ेंगी पाकिस्तान में। बजट के अंदर कोई हर बजट में ये कोई नई चीज़ नहीं है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं, तकरीबन हर बजट में ही हमने देखा है कि मुश्किलात बढ़ेंगी। हुकूमत जब तक के कोई फंडामेंटल इस्लाहात नहीं करे, हुकूमत को छोटा ना करे, उसको समेटे ना, उसके अखराजात को कम नहीं करे, जो कि बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत कम करने को तैयार नहीं है। तो अखराजात आप कम नहीं करेंगे तो आपको कहीं न कहीं से टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। हर बजट में हमने ये देखा है, इस बजट में भी ये नज़र आएगा। लेकिन मुझे ये बताइए मिफ्ताह भाई कि अगर टैक्स का हदफ मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसमें कोताही जो है अवाम की तो नहीं है, ये तो हुकूमत की कोताही हुई, लेकिन सज़ा इसकी अवाम को मिलती है। देखिए आखिर में इस मुल्क के मालिक जो है ना ये अवाम ही हैं। तो अगर अगर मेरी एक दुकान हो जिसका मैं मालिक हूँ, जिस पे मैं नहीं चाहता हूँ, उसका कोई मैनेजर दुकान चलाता हो और मेरे कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन अगर मालिक मैं ही हूँ तो नफ़ा-नुकसान मेरा है। तो अगर ये हुकूमत सही परफ़ॉर्म नहीं करती तो किसी न किसी को तो पैसे देने हैं, वो हम ही दे सकते हैं।
تو اگر ٹیکس ہدف پورا نہیں ہوا مثال کے طور پر، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایف بی آر آپ کو یہ کہے گا کہ یار دیکھو، جب آپ نے یہ ٹیکس لگائے تھے اور آپ نے یہ ہدف دیا تھا، تو آپ نے سوچا تھا کہ 5% گروتھ ہو جائے گی یا 4% گروتھ ہو جائے گی، یا 4.5% حکومت نے کہا تھا کہ معاشی ترقی 4.5% ہوگی، پاکستان کے لوگوں کی آمدن بڑھے گی۔ اب آمدن چونکہ نہیں بڑھی اور معاشی ترقی نہیں ہوئی، تو وہ اس طریقے سے ٹیکس جمع نہیں ہو سکا۔ تو کیا ہوا کہ اب جو لوگ غریب رہے تھے اور وہ اتنا ٹیکس نہیں دے سکے، ان کی اتنی آمدن نہیں بڑھی تھی، اب آپ ان سے مزید ٹیکس لیں گے تو ان کو آپ مزید غریب کر دیں گے۔ اسی لیے 2018 کے مقابلے میں 2024 میں پاکستانی ایوریج پاکستانی، اوسطاً پاکستانی غریب ہوا ہے۔ اس کی خوراک بھی کم ہوئی ہے، نہ صرف اس نے گوشت کم کھایا ہے، انڈے کم کھائیں، تیل کم کھائیں، بلکہ اس نے گندم اور چاول کی بھی کنزمپشن کم کی ہے۔ پاکستانیوں کو ہم نے ایک غربت میں ڈالا ہے۔ 30% ہمارے پاکستانی بھائی، جن کو ہم سچ مچ بات کرتے ہیں لیکن سمجھتے تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ تو غربت میں رہ رہے ہیں، وہ تو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ اور جو جو سنجیدہ ریفارمز چاہیے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے، سمجھ لیجئے کہ، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں ٹھیک ہیں کہ پاکستانی غریب ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی غریب ہو رہے ہیں، 2014 کے مقابلے میں بھی ہم 2024 میں غریب ہو گئے تھے، اور 2008 کے مقابلے میں پاکستانی تعلیم دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، ہماری ہر جگہ ہم ابتر حالت میں ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو آپ چینج کریں گے نا کہ یار جس طریقے سے میں چل رہا ہوں، جس ڈگر پہ میں چل رہا ہوں، وہ شاید صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہم نے تو کوئی چینج نہیں دیکھا۔ جو میرا مقدمہ اس حکومت کے خلاف ہے وہ یہ کہ یار آپ 4 سال سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے کوئی بھی اصلاحات نہیں سمجھی جو ضروری ہیں اس ملک کے لیے، کہ جس ملک کے لیے فائنانس بہتر کر سکیں، کچھ چیزیں بہتر کر سکیں۔ آپ نے تو بس اس سیم ایز بیفور کے طریقے سے چلایا ہے ملک کو۔ لیکن اگر آپ کا ملک اچھا نہیں چل رہا تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ضروری ہے نا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مفتاح بھائی دیکھیے، ساری دنیا چند باتیں کر رہی ہے اور بحیثیت پاکستانی ہمیں وہ بات کرنی چاہیے۔ مثلا ہم نے عسکری میدان میں بھی بڑی فتوحات دکھائی، ہم نے سفارتی میدان میں بھی بہت کامیابیاں دکھائیں، کامیابیاں دکھائیں، لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ ہماری معیشت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم امریکہ اور ایران کے درمیان صلح کرا رہے ہیں، ساری دنیا کے ممالک ہماری کس طرح پذیرائی کر رہے ہیں، اور ہم IMF کے آگے 1 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر کے لیے ان کے سامنے بیچتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کنٹراسٹ نہیں ہے؟ سر یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا۔ اور دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ جب سے مودی صاحب نے ہم پہ حملہ کیا تھا، ایک ناجائز حملہ کیا تھا، اور ہم نے ایک شکست دی ان کو، اور ویسے ہم نہیں مانتے، عمار مسعود صاحب اور مفتاح اسماعیل نہیں کہتے، یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 7 جہاز گر گئے، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان کے جہاز گر گئے، رفائل کی اسٹاک مارکیٹ گر گئی، مطلب بہت ساری چیزیں ہوئی۔ آج بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارے JF-17 مانگ رہا ہے، سعودی عرب کے اندر ہمارے جہاز کھڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت عزت دی ہے، لیکن عزت کو ہم اپنے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سمجھداری سے یا محنت سے ہم نے کام کیا نا، اگر ایک نئی ٹیکنالوجی دنیا میں آ رہی تھی تو ایئر فورس کہیں نہ کہیں سے لے کر آئی، اس کو استعمال کیا اور اپنا کام اچھی طرح کرا اور جیت کے آئے۔ اگر وہ نہیں جیتے ہوتے تو آپ کو پتا ہے کہ آج پاکستان مختلف ہوتا، لیکن صحیح۔ اللہ کی مہربانی سے ہم کو ایک کامیابی ملی۔ اس کامیابی کے اندر پھر ہم نے ایران کے اندر، امریکہ میں، دے ول ناؤ ٹیک سیریسلی کہ یار پاکستان بندہ ہے وہ صحیح ہے، مطلب یہ نا، مطلب جہاز بیچ کے چیزیں کر سکتے ہیں، تو دنیا ٹیکس سیریسلی۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یہی ہو کہ مطلب اگر UAE کو پیسے واپس کرنے ہیں تو سعودی عرب کے پاس ٹوپی لے کے چلے جاؤ، سعودی عرب کو واپس کرنے ہیں تو امریکہ کے پاس چلے جاؤ، امریکہ کو واپس کرنے ہیں چین کے پاس چلے جاؤ، کوئی بہتری نہیں کر سکتے۔ احسن اقبال صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم 60 ارب ڈالر کی برآمدات کر دیں گے، دوسری طرف اس سال پھر برآمدات کم ہو گئی۔ ایک مسلم لیگ نون کی آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے تو ہر سال برآمدات کم ہو جاتی ہے، از اے پرسنٹیج آف GDP کم ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سوال صرف شہباز شریف صاحب کے سامنے ہی رکھتا ہوں کہ سر آپ کو یہ 5واں بجٹ آپ کا ہوگا، 4 سال سے آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور اس سے زیادہ 1 پیج نہیں ہو سکتا نا ہمارے بھائی جو آج 1 پیج کھڑے ہیں، بالکل رائٹ؟ بالکل۔ آپ کے پاس کیا مسئلہ نہیں ہے، آپ رات رات میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں 26ویں 27ویں ترمیم۔ کیا کبات ہے کہ آپ تھوڑے سے ریفارمز کر لیں؟ کیا کبات ہے کہ آپ NFC چینج کر لیں؟ کیا کبات ہے آپ کو کہ کیا مسائل ہیں؟ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وفاق جو ہے یہ بینکرپٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹیکس پہ ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے، 60% ٹیکس آپ نے کمپنیز پہ لگا رکھا ہے، 40% ٹیکس نوکری پیشہ لوگوں پہ لگا رکھا ہے، تو کیا کبات ہے کہ ٹیکس ریفارمز کر لیں؟ کون روکتا ہے آپ کو اخراجات روکنے کم کرنے سے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔
ठीक है। अच्छा, मिफ्ताह भाई, ये जो हम आलमी सूरत-ए-हाल का तज़किरा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने इस खुशगुमानी का इज़हार किया कि दुबई में जो अब इन्वेस्टर है, जो अपना पैसा वहाँ पार्क करता था, अब उसका सिक्योरिटी रीज़न की वजह से एतमाद मुतज़लज़ल हो गया है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान अपने आप को दुबई के मुतबादिल के तौर पर पेश करे। क्या ऐसा मुमकिन है, या ये हमारी खुशगुमानी है? दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सर, गुजारिश ये है कि जो पैसा पाकिस्तान से दुबई गया था, वो पाकिस्तान से लोगों ने निकाला था ना पैसा, सही। कि यार यहाँ पे कभी डिवैल्यूएशन हो जाती है, कभी कोई रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लग जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो सेफ्टी होती है तो ये कि कुछ डॉलर निकाल कर, कुछ दरम निकाल के दुबई में रख दो। आज दुबई जो है वो समझ लीजिए कि उसमें गैर इत्मीनान बख्श सूरत हाल हो गई, ठीक है। तो दुबई से निकाल के आप पाकिस्तान वापस नहीं लेके आएंगे, दुबई से निकाल के आप कतर चले जाएंगे, दुबई से निकाल के आप रियाद चले जाएंगे। आज सऊदी अरब दुनिया से इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, दुबई से निकाल कर आप लंदन चले जाएंगे। पाकिस्तान के बड़े अपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तानियों के लंदन में। दुबई में अगर खाली एमिरेट सिर्फ में हमारे पाकिस्तानियों के महल नहीं है सियासी लीडरान के, मतलब दुनिया भर में चीजें हैं, फ्रांस में, अमेरिका में। तो ये समझना कि पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान पैसा वापस ले आएंगे, वो नहीं होगा सर। वो मालदीव चले जाएगा, वो श्रीलंका, सिंगापुर चले जाएगा, वो कहीं चले जाएगा। हाँ, अगर आप पाकिस्तान को इस काबिल बना देते हैं कि पाकिस्तानी जो है अपना पैसा दुबई लेके नहीं जाएगा, तो वो पैसा वापस भी ले आएगा। लेकिन आपने तो पाकिस्तान को उस काबिल नहीं छोड़ा ना। ठीक। ठीक। अच्छा, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं कुछ सेक्टर्स के बारे में आपसे गुफ्तगू करूं, और मैं बिल्कुल एक आम सारिफ की हैसियत से गुफ्तगू करूं। और मेरी यही ख्वाहिश है कि आप भी वजीर खजाना के बजाय उस जबान में गुफ्तगू कीजिए कि जो आम आदमी के लिए समझना सहल हो। उन सेक्टर्स के हवाले से बताएं, क्या अंदेशे हैं इस बजट में। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ये पहले ही लोगों के लिए सुहाने रू बने। एक मिनिस्टर साहब ने ये जरूर कहा है कि कुछ अरसे बाद बिजली शायद तकरीबन सस्ती हो जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इजाफा होगा या कोई रिलीफ देखने को मिलेगा? देखिए, बजट से एज सच तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का ताल्लुक नहीं है। बिजली की कीमतों का जो ताल्लुक होता है वो एक जिसको कहते हैं एनुअल एडजस्टमेंट्स, फिर होता है क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स, और फिर इसके फ्यूल प्राइसेस होती है। जो बजट की बिजली की जो प्राइसेस होती हैं उसमें जो नए टैक्स लग सकते हैं बिजली के ऊपर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी हुकूमत के पास मुझे नहीं लगता कि उसमें अभी कोई टैक्स की गुंजाइश है। मैं ऐसे आपको बता दूं कि उस हम्म। दिन मुझे किसी ने ट्विटर पर सवाल पूछा कि ये टैक्स क्या क्या होते हैं, तो उनके इस्लामाबाद के आयस्को की कोई टैक्स थे, तो उनके ऊपर एक वो दुकानदार थे, तो रिटेलर सेल टैक्स लगा हुआ था, इनकम टैक्स लगा हुआ था, फर्दर टैक्स लगा हुआ था, एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ था, आ, एक जो एक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे हुए थे, और एक फिक्स कॉस्ट चार्जेस लगे हुए थे जिससे सर्कुलर डेट भरते हैं। तो छह आठ चीजें तो एक्स्ट्रा और टैक्स में होती है। तो मुझे नहीं लगता कि बजट से बिजली की कीमत के अंदर कोई फर्क आएगा। लेकिन बिजली की कीमत जो है, अगर ये आपके ईंधन महंगे रहे तो चीजें महंगी रही तो आपकी चीजें महंगी होंगी, और अगर रुपया डिवैल्यू हो गया जिसका अंदेशा है, तो फिर बिजली और महंगी हो जाएगी। अच्छा, साथ साथ हमें ये भी जाहिर है, आप जो पेट्रोल की कीमत एडजस्ट करने का तरीका है, उसका भी बराह रास्त बजट से तो ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि उसमें एक तो जाहिर है पेट्रोल की कीमत में इंटरनेशनली इजाफा हुआ है, लेकिन जो लेवी हम अपने तौर पर ऐड कर रहे हैं, वो मजीद बढ़ने का इम्कान है, या अब थोड़ा सा लोगों को रिलीफ दिया जाएगा? देखिए, इस साल आपने 1400 अरब रुपया शायद लेवी के मद में जमा करेंगे। अगले साल आपने IMF से वादा किया है कि हम 1700 अरब रुपया जमा करेंगे, शायद 18% आपने बढ़ा के बताया कि हम लेवी जमा करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 18% जो है वो आप लेवी बढ़ाएंगे। अगर आप इस वक्त पेट्रोल के ऊपर 120 रुपया लेवी देते हैं, तो औसतन अगले साल जो है वो 140 रुपये लेवी दे रहे होंगे। अब शुरू भी पहले महीने ना बढ़ाएं, दूसरे महीने बढ़ा दें, लेकिन ये कि लेवियां आपकी बढ़ती रहेंगी। और जो यानी पेट्रोल के एक मिनट भाई, इसका मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि पेट्रोल की जो कीमत में इजाफा वो अपनी जगह, लेकिन जो ऊपर से टैक्स हम डाल रहे हैं वो 120 रुपए है, वो 140 रुपए तक जा सकता है। मुझे तो तकरीबन इसका यकीन है कि ये होगा। अच्छा। हो सकता है पहले महीने ना हो, दूसरे तीसरे महीने हो, क्योंकि जिस तरह आपने वादे किए हुए हैं नए टैक्स जमा करने के, आपने एक तो लेवी बढ़ाने का वादा कर दिया है, तो वो तो हम्म। बढ़ेगी। लेकिन फिर आप एक और चीज करते हैं कि जब आप दूसरे टैक्सों में इतनी कामयाब नहीं होते लेने में, तो फिर आप पेट्रोल सबसे आसान है। देखें, एक लड़का मोटरसाइकिल निकलता है सुबह, आपके पास भी ऐसे लड़के काम करते होंगे रिपोर्टर, थोड़ा उसको 1 लीटर पेट्रोल चाहिए होता है।
अब वो 400 रुपए का, 425 रुपए का 1 लीटर भराता है, उसमें से 33% टैक्स जो है ना, वो 33% टैक्स है। उसके अलावा और भी और टैक्स इनके हैं, उसको छोड़ दें, लेकिन 33% तो स्ट्रेट टैक्स है, जिसके अंदर पेट्रोलियम लेवी शामिल है 120 वगैरह की, 25-30 रुपए इसके ऊपर ड्यूटी शामिल है, और इसके ऊपर 2.5 रुपए कार्बन लेवी शामिल है। तो आप उससे, आपको जो है ना, वो मोटरसाइकिल वाला क्योंकि इतना पावरफुल आदमी नहीं होता ना, उससे रोज का आपको 150 रुपया लेना बड़ा आसान है। यानी कि महीने के उससे आप 5,000 रुपये ले लेते हैं। ये जो F7 पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना, उससे आप नहीं ले सकते 5,000 रुपये महीने के। या कराची में दुकानें, या लाहौर में बड़ी हम्म। बड़ी दुकान, 15 करोड़ रुपए की किसी की दुकान हो, आपकी मजाल नहीं है कि आप उससे टैक्स ले सकते हैं। क्योंकि वो एक जमाने में मुस्लिम लीग में उनको वोट दिया करते थे, अब तो वो भी नहीं करते। लेकिन बहरहाल दूसरी दूसरी गुजारिश, ये आपकी मुस्कुराहट बड़ी मानी खेज है। आपका जुमला बड़ा मानीखेज तो सर, है। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ सो जी। तो वो आप, तो आप देखें ना, आप जरा टैक्स नहीं लेते। आपने ये पेट्रोल के अंदर, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि पेट्रोल के अंदर आपने मार्च की 7 तारीख को 55 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। मैं चिल्लाता रहा कि यार खुदारा, इसके ऊपर 1 हफ्ते के लिए टैक्स बढ़ा दो। अगर आपको लग रहा है कि शॉर्टेज है, पेट्रोलियम कंपनीज को प्रॉफिट ना दो, वो तो वादा कर चुके हैं कि पहली से 15 तक की प्राइस वही रहेगी, वो तो आप उस पर पुराने रेट पे खरीद चुके हैं, वो तो जनवरी फरवरी का माल खरीदे। लेकिन आपने मौका देख के पेट्रोलियम कंपनी को प्रॉफिट दे दिया। पूरे मार्च के महीने में आपने डीजल की रिफाइनरीज को 100 अरब रुपए का गिफ्ट दे दिया। 100 अरब रुपए का। मिफ्ता इस्माइल चिल्लाता रहा, तो आप बोलते हैं मिफ्ता इस्माइल को तो पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 1 महीने बाद समझ में आई किसी को, भले मानस को, कि यार वो मिफ्ता से पूछो। मुझसे फोन आया मुझे कि यार तुम क्या कह रहे थे, फिर उसके बाद वो अमल भी हुआ उसके ऊपर। तो ये हुकूमत जो है ना, इसने इस मौके से भी फायदा उठाया है माजरत के साथ। और जब कीमत बढ़ रही थी तो थोड़ी सी कीमत बढ़ी, और थोड़ी सी अपने टैक्स भी बढ़ा दिए, थोड़े से नफे भी बढ़वा दिए अपने अपने यू नो कंपनियों के। ठीक, ठीक है। अच्छा, एक और सेक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं देखिए हर सवाल के मैं जब आपसे सेक्टर का पूछूंगा उसके 3 जिहतें हैं, और ये आपका कमाल है कि उसको आप मुख्तसर अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें। पहली बात तो ये है कि उस सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और क्या बजट में होगा। ये 3 सवाल है। अब जरा प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि सेक्टर खत्म हो गया है, मजीद टैक्स होगा, या इसको कुछ छूट मिलेगी? अभी करंटली क्या सिचुएशन है, मुतवक्के इम्कानात क्या है? देखिए, मैं प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से हम रियल एस्टेट को बहुत कम टैक्स करते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को। मैं समझता हूँ इधर बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। कौन सी प्रॉपर्टी डेवलपर जो है पाकिस्तान में, जो 2,000 एकड़ जमीन, 2,000 कनाल जमीन ले ली, निकले 1,000 प्लॉट हैं, दुबई, और 2,000 आपने बेच दिए। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। अगर आप दुबई में भी आप एक अपार्टमेंट लेते हैं, तो हुकूम आप पैसा जो है वो प्रॉपर्टी डेवलपर को नहीं देते, आप एक एस्क्रो अकाउंट में डराते हैं, बैंक वाला के पास तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो हुकूमत को एक तो ये अपना सबसे पहले ही करना चाहिए, ताकि लोगों के पैसों का तहफ़्फ़ुज़ हो, कि जिसकी जो मर्जी आए, आपने नाम दे दिया कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी डीलरशिप खोली है। मलिक साहब भी इसी में, मतलब अरबपति खरबपति पता नहीं कौन से पति हुए, कि मतलब 200 प्लॉट थे, आपने 800 प्लॉट बेच दी। उसके बाद फिर प्राइसेस गिरा दी और खींच ली और वापस खरीद ली और फाइलें जाली बना दी। तो एक तो ये हुकूमत को रेगुलेट करना चाहिए पहले इस चीज़ को, टैक्स को तो बाद में देख लेंगे। और उसके बाद बेसिक जो है ना, मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो सूबे की प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह का जो टैक्स होता है, उसको तो कम कर देना चाहिए, ताकि ये इसका बिजनेस चले। लेकिन जो एक टैक्स शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे लगवाया था, जो 7E, जो अभी हुकूमत ने, FCC ने इलीगल कह दिया है, उस टैक्स की तरीके का कोई टैक्स होना चाहिए कोई। मैं ये समझता हूँ, एज अ पॉलिटिशियन मुझे नहीं कहना चाहिए ये चीज़, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि देखिए, आपने कोई ना कोई टैक्स कभी ना कभी वेल्थ पे लगाना है, नॉट वेल्थ टैक्स पे, लेकिन ट्रांसफर ऑफ गिफ्ट्स पे टैक्स लगाना है। ट्रांसफर ऑफ, जैसे अगर मैं जब मरता हूँ तो मेरे बच्चों को सारा पैसा चले जाता है, तो सिर्फ अगर मिफ्ता इस्माइल के पैसा सारा इसके बच्चों को मिलेगा और उसके बच्चों का उसको मिलेगा, तो इंटर जनरेशनल वेल्थ ही आप क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे बेटा बिलाल तो अमीर हो जाएगा, लेकिन बाकी जो दुनिया के बिलाल हैं उनको क्या होगा, यू नो। सो उसके उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर जो है, वो छोटा सा प्रॉपर्टी टैक्स सूबो लगा सकते हैं, वो लगाएं, या वफाक लगाए, अगर वफाक के पास इजाजत नहीं है, सॉरी, या लोकेलिटीज लगाएं जिससे लोकल चीजें होनी चाहिए। लेकिन वफाक को इसमें नहीं पड़ना चाहिए अभी इस तरह ठीक एज है। सच। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक और सेक्टर जो है वो आपके बड़े दिल के करीब है। अच्छा, वो हमें भी नहीं समझ आती कि सोलर का क्या बनेगा। देखिए, एक सारिफ अपनी जेब से 15 लाख 20 लाख रुपया लगाता है, और वो
अपनी बिजली जनरेट कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स, और फिर ये खबरें कि खत्म कर दिया जाएगा उस पर, ये सब कुछ कर दीजिएगा, इसकी क्या तुक हुई भाई? ये तो लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट है ना। सर हुआ ये है कि हमारी हुकूमत ने बिजली जरूरत से थोड़ी ज्यादा लगा दी, और जरूरत से थोड़ी महंगी लगा दी। हमने बिडिंग नहीं करवाई थी। एक वाहिद वजीर आजम थे शायद अब्बासी, जिन्होंने कहा कि बिड करवाओ। उसके पहले भी बिडिंग नहीं होती थी, और उसके बाद खान साहब आए, उन्होंने भी वो बिडिंग का सिलसिला खत्म कर दिया। तो हमने कभी प्राइस डिस्कवरी नहीं करी कि कितने का लगना चाहिए था, तो हमने महंगा भी लगा दिया और हमने ज्यादा भी लगा दिया, क्योंकि हमको पावर लगाने का शौक होता है कि जग जाए, क्योंकि हमारे अपने पैसे तो नहीं लग रहे हैं, लोगों के, आवाम के पैसे दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, और अब आपको जब हुकूमत कहती है कि अमार मियाँ मुझसे 70 रुपए की यूनिट खरीदो, तो अमार साहब ये करते हैं कि जाके सोलर खरीद के ले आते हैं, और उनको 18 रुपए की बिजली मिलने लगती है। तो वो तो लगारी साहब के को अच्छा नहीं लगता है, शहबाज शरीफ साहब को अच्छा नहीं लगता है कि भाई मेरी 70 रुपए की बिजली कौन लेगा अगर हमारा 18 रुपए की बनाना शुरू कर दे। तो जब उनको ये चीज गिरान गुजरी, तो उन्होंने फिर कहा कि यार कुछ ना कुछ करो, कहीं यहाँ से टैक्स ले लो, अमार से वहां से टैक्स ले लो, इसको डिस्करेज करो, वरना ये जो मैं मशीन लगा चुका हूँ ये कौन लेगा। सो यही है कि अगर आपकी गली में एक दुकान है और आप बहुत महंगी चीज बेच रहे हो और साथ में कोई सस्ती चीज बेचना शुरू करते हो, तो तो आप आप चाहते हैं उस सस्ती का क्या उस कारोबार आप बता। ठीक है। अच्छा भाई ये बताइए, ये पीटीए वाला, मतलब सारी दुनिया में कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, हम डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल के ऊपर ये पीटीए के जो टैक्सेस हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है, और इसमें कोई रिलीफ के इम्कानात है? हमारे भाई कोई कहीं पर रिलीफ नहीं मिलेगी इस बजट में। कोई एक कोई जैसे जैसे ऑस्टेरिटी की थी ना शहबाज शरीफ साहब ने, बड़ी बातें की गई, सारा बोझ मैं अपने सीने पे लूंगा, मार्च में 3 तकारीर फरमाई थी इन्होंने कौम से, लेकिन कोई ऑस्टेरिटी कुछ नहीं हुई। वो कहा था कि हम 60% पेट्रोल बचाएंगे, बताएं ना हमें कितना पेट्रोल बचाया हुकूमत ने। उन्होंने कहा था हम 50% गाड़ियां रोक देंगे, बताएं हमें कितना। ये जो जुम्मे की शाम को जब हमारे वुजरा ज्यादातर लाहौर में ही होते हैं, और लाहौर जब तशरीफ ले जाते हैं मोटरवे, तो क्या दो दो वजीर एक गाड़ी में जाते हैं? क्या जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि दो दो एक सब अपनी अपनी लैंड क्रूजर लेके जाते हैं, अलग अलग कभी शेयर भी करते हैं? सो ये कौन सी पेट्रोल बचा लिया? तो ये दिखावे की चीजें होंगी, एक आध कोई चीज कर देंगे कि हमने पता नहीं कोई मतलब फला स्कूल खोल दी, किसी के स्कूल को हमने कुछ 500 रुपए दे दिए। लेकिन एज अ कंट्री कोई रिलीफ नहीं मिलेगी आपको, ना फोन पे मिलेगी, ना प्लॉटों में मिलेगी, ना नौकरी पेशा लोगों को मिलेगी, कहीं पर भी रिलीफ। रिलीफ जिस जिस हुकूमत खुद कह रही है कि हम 230 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएंगे, वो रिलीफ कहाँ से देगा? 460 430 अरब रुपए, सॉरी। ठीक है। अच्छा मिफ्ता भाई मुझे ये बताइए, तनख्वाहदार तबका जो है वो तो शिकंजे में आता है, और तनख्वाहदार तबके के साथ होती भी बहुत बुरी है। अच्छा उनके वजूहात बड़ी, वो कहते हैं कि हमसे तो जबरदस्ती टैक्स काट लिया जाता है उस टैक्स स्लैब में, और आपको पता है कि बहुत शदीद किस्म का इजाफा हुआ। और क्या उसमें आपको लगता है कि कुछ हुकूमत थोड़ा सा कुछ तनख्वाहों में इजाफा या इस तरह की कोई चीज या टैक्स में कमी करेगी? लेकिन पिछली मरतबा औरंगजेब साहब ने ये कहा था बजट में कि हम समझते हैं कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है और हम उनको रिलीफ देना चाहते हैं, और काफी लंबी इन्होंने एक वो की थी, बातचीत की थी। उसके बाद जो उन्होंने रिलीफ दी वो ये थी कि जो 39.5% टैक्स था, 39.5% टैक्स था, उसको कम करके 39.15% कर दिया। तब इतनी बात करने के बाद 0.35 ठीक फीसद टैक्स ठीक कम किया। ठीक है। तो सर ये देखें अमर भाई, फंडामेंटल जो काम है ना, हुकूमत ये कहती है, जब भी आप बिजनेसमैन जाते हैं हुकूमत के पास कि टैक्स रिलीफ दे दो, बोलता है हाँ आईएमएफ से पूछेंगे, आईएमएफ मना कर देता है। हुकूमत को अगर आईएमएफ के पास टैक्स रिलीफ चाहिए ना, तो एक ही चीज करनी है। आप जाएं आईएमएफ के पास, ये ना कहें कि हम 500 अरब रुपए का लोगों को टैक्स रिलीफ देंगे। आप कहें कि हम 500 अरब रुपए के अपने अखराजात कम करेंगे। जब आप ये कह देंगे ना कि हम अखराजात कम करेंगे, तो 500 रुपए का रिलीफ भी दे सकेंगे। आप ये तो अखराजात तो बढ़ ही रहे हैं। पीएचडीपी भी बढ़ रहा है सूबों के, और वफाक के पीएचडीपी 4,000 अरब रुपए के हो गए। शहबाज शरीफ साहब को ये पांचवा बजट है, शहबाज शरीफ साहब एनएफसी एक नहीं कर सके। सो जब आप बातें सिर्फ करने से तो कुछ नहीं होता ना, आपने जितनी भी ऑस्टेरिटी करनी थी, आपने 43 अरब रुपया, यानी कि हर हुकूमत के एमएनए को 25-25 करोड़ रुपया अभी दिया है आपने, कि अपने अपने इलाकों में जाके खर्च करो। और उसमें क्या करप्शन होती है उसका हम जिक्र नहीं करते। तो कौन सी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं आप?
तो कौन सी रिलीफ देंगे आप? तो नौकरी पेशा लोगों की बात जरूर होगी, हो सकता है कि 39% से थोड़ा सा कम कर दें, अल्लाह करे थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि आपने जो मिडिल क्लास लोगों को दबोच लिया है, सफेद पोश लोगों को, जो उनका हाल किया है, ये पाकिस्तान के अंदर ये 5 6 8 सालों में जो ये गुर्बत का तूफान आया ना, और जो आपने मिडिल क्लास को परेशान किया है, वो कभी भी नहीं ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसका जवाब मेरे ख्याल में बहुत ही हुआ। मुख्तसर तरीके से आप दे सकेंगे। हुकूमत ने आम आदमी की जो उजरत है वो कम से कम मेरे ख्याल में 37,000 या 39,000 रुपया मुकर्रर की है। आप माशाल्लाह वजीर खजाना भी रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के साथ IMF पता नहीं किस किस इदारे के साथ काम करते रहे हैं, अपना भी कारोबार करते हैं। क्या आप इस मिनिमम वेज के अंदर एक ऐसे घर का बजट बना सकते हैं जिसमें घर का किराया भी देना हो, बच्चों को भी पालना हो, उनको तालीम भी देनी हो, दवाई भी देनी हो और बिजली का बिल भी देना हो? क्या आप बना सकते हैं? तो कुछ दिनों पहले एक लम्स में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं फैसल बारी साहब, बहुत समझदार आदमी, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और उन्होंने एक लाहौर में एक नौकरी करने वाले शख्स मोहम्मद इकबाल के बारे में लिखा था, जो कि एक रेंटल कार कंपनी में काम करता है। 40,000 रुपये शायद, या 35,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, उसको बाद ओवर टाइम मिला के 40 45 मिल जाते हैं, और फिर उसको कुछ टिप्स वगैरह मिलती हैं, तो 60 से 65 हज़ार रुपया घर ले जाता है। 3 बच्चे हैं इसके, तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से, और बेगम साहिबा हैं। ये 5 लोगों का कुंबा है, 65,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। इकबाल जो है वो पहले थोड़े से पैसे बचा सकता था, आज से 4 5 साल पहले। अब इकबाल लंच नहीं करता है। ठीक है, अगर किसी साहब जिसने गाड़ी रेंट करी है उसने अपना खुद लंच किया और इकबाल को कुछ लंच करवा दिया तो ठीक है, वरना लंच नहीं करता है वो। बेगम साहिबा थोड़ी सी बीमार हो गई हैं, तो वो दवाइयों के मुश्किल हो गई है, और वो हर महीने कर्ज में डूब रहा है। सब मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक। जब हम ये कहते हैं ना, जब एहसन इकबाल साहब ने जो शुमारियात निकाले हैं, और एकदम अच्छी बात है कि उनकी, बड़ी बात है कि उन्होंने ये सच बता दिया कि जब 30% पाकिस्तानी गुर्बत के नीचे हैं ना, तो वो पाकिस्तानी हैं कि जो 8,500 रुपया फी कस भी उनकी माना आमदनी नहीं है। ठीक। ठीक है। जो गुर्बत के नीचे, जिसकी 8,000 रुपये भी आमदन नहीं है, वो 30% पाकिस्तानी है। वो आप दो रोटी रोटी नहीं खा सकते। आप ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले कराची में फ्री खाना देते हैं, आप देखिए कि कौन लोग खड़े होते हैं बाहर लाइनों में, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, घरों में काम करने वाले। आप ये राना मार्केट के बाहर चले जाइए, दिहाड़ीदार देख लीजिए, F7 के अंदर कितने लोग खड़े होते हैं, कितने लोग अच्छे समझदार मुखैर लोग जो हैं उधर जाके खाना बांट रहे होते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल में डाल दिया हमने पाकिस्तान को। ठीक है, आखिरी सवाल। मिफ्ता भाई, ये सवाल, इस पे आप बड़े खुल के गुफ्तगू करते हैं। एक बड़ा मसला 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र हो रहा है, उसमें सुना है NFC अवार्ड के हवाले से भी बात होगी, और ये पाकिस्तान की बड़ी जमहूरी कामयाबी समझी जाती थी कि सूबों को तमाम तर आमदन तकसीम कर दी जाए और वफाक बेशक गरीब हो जाए। अब इसको रिवर्स करने की सुना है, कोई हतमी इत्तला नहीं है, सुना है कि कोशिश की जा रही है, या सूबों से को अगर पैसे दिए जाएंगे तो कहा जाएगा कि उनसे महसूलात भी इकट्ठे किए जाए, उनसे भी विफाक को कुछ आमदन हासिल हो। ये सिलसिला कैसा रहा पाकिस्तान के लिए, और क्या अब इसमें तब्दील करने की जरूरत है? लेकिन सर, 18वीं तरमीम जो है ना, वो बड़ी अच्छी तरमीम थी, और उससे आपने इस्लामाबाद की इजारादारी को कम किया, और आपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, मगर वो नामुकम्मल थी, गैर मुकम्मल थी। उससे आपने मजीद पावर लेकर नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को देने हैं। सिंध के अंदर मिसाल आपको देता हूँ कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहले कराची के पास होती थी, फिर सिंध हुकूमत ने कहा कि सारी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हम ले रहे हैं, तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना सबकी ले ली। दूसरे दिन एक नोटिफिकेशन दिया, और जो छोटे जो शहर हैं उनको वापस कर दिए, लेकिन कराची की आज सिंध हुकूमत रहती है। कराची में जो कचरा उठाने वाली है वो भी सिंध हुकूमत चला रही है। एक ब्यूरोक्रेट लाहौर में बैठे हुए हैं जो कि अटक से लेकर रहीम यार खान तक सारी स्कूलें जो हैं, 2 लाख स्कूल हैं, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। सर, ये मुमकिन नहीं है। तो 18वीं तरमीम का जो लॉजिकल वो कंक्लूजन है, वो ये है कि 28वीं तरमीम में आप ये मजीद जो पावर्स हैं वो आप नीचे तक ले जाएं, और आप हर डिवीजन और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्टेड, फ्रीली इलेक्टेड, फेयरली इलेक्टेड मेयर्स, नाजिम वगैरह इलेक्ट करें, और उनको ये पावर दे दें। तो जो हम 18वीं तरमीम में फेडरलिज्म का सोच रहे थे, वो अपने मंजिल पे पहुंचे। ठीक है, वो अपना मकसद पूरा करे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है पैसे की।
جو NFC ایوارڈ کے تحت کرا ہوا ہے، اور جس کے اندر 18ویں ترمیم میں صرف ایک شک لگی ہوئی ہے کہ NFC صوبوں کے حق میں کم ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، وہ شک چینج کرنی پڑے گی۔ چکر یہ کہ آپ کیوں؟ نے میں بتا رہا ہوں سر، پچھلے 20 سالوں میں آپ نے صوبوں کو بہت زیادہ پیسے دے دیے۔ نواز شریف صاحب کے 1997 کے جو NFC ہوا تھا، اس میں 37% پیسے دیتے تھے۔ جنرل مشرف صاحب نے بھی پیسے دینا زیادہ شروع کر دیے تھے، 42%، 45%۔ اب آپ 57.5% پیسے دیتے ہیں، پھر 1% پیسہ آپ KP کو دیتے ہیں وار آن ٹیرر پہ، پھر ½ پیسہ آپ دیتے ہیں سندھ کو آکسائی ختم کرنے پہ، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور فاٹا کے تمام بلز آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو 62% پیسہ آپ کا چلا جاتا ہے۔ صوبوں کو اتنا وافر پیسہ مل رہا ہے کہ وہ خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن وفاق کا 7,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہو گیا۔ اب وفاق کے ڈیفیسٹ کو نہیں کم کریں گے تو آپ قرض لیتے ہیں، انٹرسٹ ریٹس بڑھ جاتے ہیں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور آپ جب ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو باہر والوں سے قرض لینا پڑتا ہے، وچ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ آپ کو وہ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے 7,000 ارب صوبوں کا نئے ٹیکس 7,000 کے نہیں لگانے پڑیں گے۔ اب آپ کو نئے ٹیکس 17,500 ارب روپے کے لگانے پڑیں گے، کیونکہ پہلے 10,500 ارب روپے تو صوبوں کو دینا پڑے گا، جو آلریڈی اس وقت جو ہے جن کے پاس سرپلس ہے ان کو آپ 10,000 ارب روپے اور دیں گے۔ تو 60%، 60 پیجوں کا تو میری بہن نے اشتہار دیا تھا، 11 ارب روپے کا تو جیٹ خرید چکی ہیں وہ، اب کیا 200 ارب روپے کا جیٹ خریدیں گے؟ اور سندھ کے اندر آپ جتنے بھی پیسے دے دیں، یونیورسٹی روڈ ان سے نہیں بننے والا، کراچی میں کچرا نہیں اٹھنے والا، ہمارے گھروں میں پانی نہیں آنے والا۔ تو مطلب یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ NFC کم کریں گے نا تو دبئی اور لندن کی پراپرٹی مارکیٹس میں کمی آ جائے گی، باقی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان تو اچھا ہو جائے گا، میرا آپ کا کچھ ٹیکس کا پیسہ بچ جائے گا۔ یہ جو آپ شیمپو خریدتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں، صابن خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، اس کا 60% حصہ جو ہے وہ صوبوں کو جا رہا ہوتا ہے۔ سو خدا را مطلب عوام کے اوپر بھی، غریب عوام کے اوپر بھی رحم کریں۔ 60% آپ 40% اس سے انکم ٹیکس لیتے ہیں ایک موٹر سائیکل چلانے والے سے 50,000 روپے کی تنخواہ کے اوپر۔ اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ تم پیٹرول خریدو گے تم سے 150 روپیہ ٹیکس لوں گا، اس کے بعد تم بچے کا دودھ خریدو گے اس پہ میں 18% ٹیکس لوں گا، کیونکہ بلاوٹ صاحب کو اور مریم بیوی کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو مطلب یہ 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے سر کہ یہ 2-3 خاندانوں کی تو بڑی بھلائی ہو گئی، لیکن وہ 25 کروڑ روپے جو ہے نا سر، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مفتاح بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ ہمیشہ ہماری درخواست پر وقت دیتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔